हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। आप लोगों की बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर डिमांड आ रही थी, सर डिसोल्यूशन में कहीं ना कहीं हमें तकलीफ हो रही है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ये चीज़ें आपको समझनी है और उसको अपने सम करने के फॉर्मेट में आपको एप्लीकेबल करनी है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा थरो इस्तेमाल हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है सर? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब होता है जब चलते हुए पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी भी तरीके की डिफिकल्टीज के वजह से, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से जब एक चलता हुआ पार्टनरशिप बंद करना पड़ता है तो उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे सर मान लो पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो इस रीजन के वजह से भी आपका पार्टनरशिप बंद हो सकता है। या पार्टनर्स के बिजनेस में यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो उस लॉसेस को अगर वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपका डिसोल्यूशन पॉसिबल होता है। और तीसरा सबसे मेन रीजन होता है कि अगर पार्टनर्स अपनी इच्छा के हिसाब से, विलिंगनेस के हिसाब से, इफ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस तो भी बिजनेस का पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, डिसॉल्व कर सकते हैं। अब डिसोल्यूशन करने का मतलब क्या होता है कि हमें पार्टनरशिप फर्म को पूरी तरीके से क्या करना है, बंद करना है। एंड फॉर डूइंग सो कंपनी ने अपनी रेपुटेशंस बनाई होती है, कंपनी ने मार्केट के अंदर कुछ अपने प्रॉपर्टीज बनाए होते हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना पड़ेगा, रियलाइज्ड करना होता है। ठीक है, इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर हम यहां पर बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और ये रियलाइजेशन का काम ही होता है कि आपकी जो पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटी है उसको छोड़कर जितनी भी आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको रियलाइज करना। सर रियलाइज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए बेटा बैलेंस शीट होती है तो बैलेंस शीट के अंदर आपको असेट भी दिया है, आपको लायबिलिटी भी दिया है, आपको असेट भी दिया है, आपको लायबिलिटी भी दिया है। तो जितने भी असेट्स है उसको मार्केट में रियलाइज करना मतलब क्या, मार्केट में आपको उसको बेचने के लिए उतारना है और बेचने के बाद आपको उससे क्या मिलने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं। तो वो पैसे को आप क्या करोगे, यूज करोगे फॉर पेइंग द डेब्ट्स टू द क्रेडिटर्स, पेइंग द डेब्ट्स टू द आउटसाइडर लायबिलिटी होल्डर्स। तो आपको उन पैसे का इस्तेमाल आउटसाइड लायबिलिटी होल्डर्स को पे ऑफ करने में करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो माय डियर यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। इसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना होता है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। क्वेश्चन में अगर कैश दिया तो कैश अकाउंट, बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है माय डियर, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके आप पार्टनर्स कैपिटल में डालोगे और पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करके कैश बैंक बनाएंगे। बट सर ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्या चीजें ट्रांसफर होने वाली है? तो माय डियर इस रियलाइजेशन में आएगी आपके बैलेंस शीट आइटम्स। सर कौन से आइटम्स? बैलेंस शीट आइटम, यानी बैलेंस शीट के आइटम्स को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो बेटा फर्स्ट स्टेप आपका यही कहता है, ट्रांसफर ऑल assets and liabilities to realization account। सबसे पहले आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में आपके सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। आई होप आपको इसमें बातें समझ में आ गई होगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपको सभी के सभी असेट्स एंड लायबिलिटीज को करना है ट्रांसफर। जी सर जी, समझ में आ गया। यानी मेरे जितने भी असेट्स होने वाले हैं वो सभी के सभी असेट्स यहाँ पर क्या होंगे, ट्रांसफर। सर जैसे माय डियर, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करोगे
तो सर लायबिलिटी कहाँ पर ट्रांसफर होगी? सर लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए हम लोग उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाता है। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जैसे आइटम्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्स पेबल जैसे आइटम्स देख सकते हैं। बिल्स पेबल जैसे आइटम्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। आरडीडी अगर आपको डेटर में से लेस किया तो उसको भी आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड पे दिखाना होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ गई होगी। तो अगर मैं कहूँ कि सर यहाँ पर ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर दो चीजें समझ में आ गई। सर रियलाइजेशन के डेबिट में एसेट्स ट्रांसफर होंगे, तो जी हाँ सर जी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होने वाले हैं, एसेट्स ट्रांसफर होने वाले हैं। और क्या समझ में आ गई बात? सर जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी है, सर आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब क्या? सर जितने भी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जितने आइटम्स है उसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यस सर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मेरा बन गया स्टेप नंबर 1। अब बैलेंस शीट में सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज होती है क्या? जी नहीं सर जी। बैलेंस शीट के अंदर आपके पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटीज भी होती है, तो उन पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटी को भी आपको ट्रांसफर करना होगा। तो सर कहां पर ट्रांसफर करने वाले हैं? तो माय डियर, पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटीज को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ गई होगी। अब यहाँ पर आपको पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट आइदर क्रेडिट साइड। तो कैसे करना है? तो माय डियर, आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। वहां पर मान लीजिए आपके पास देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो माय डियर, आपको पता है आपका कैपिटल आता है लायबिलिटी में, तो आपको यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर डालना होगा और तीनों पार्टनर की लायबिलिटी को यहाँ पर लिखना है। उसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी तरीके का जनरल रिजर्व या किसी भी तरीके का फंड दिया है या किसी तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है जो लायबिलिटी साइड में शोकेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में शोकेस होने वाले आइटम्स आपको क्रेडिट में लिखने हैं। लेकिन सर अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एसेट साइड में आ गया तो उसको हमें डेबिट में शोकेस करना होगा, वो भी उनके रेशियो में डिवाइड करने के बाद। यानी सर इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में आपको लायबिलिटी यानी जो पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटी है उसको छोड़कर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पर हम सेकंड लिखते हैं कि जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या लायबिलिटी में लिखने जाने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो सर ट्रांसफर हम कहाँ पर करेंगे? तो बेटा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पर आता है? सर लायबिलिटी में आता है। तो लायबिलिटी के आइटम्स को हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? क्रेडिट में। तो बाय लिखते हैं। तो सर बाय लिखने का मतलब होता है डेबिट होना। यस सर। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट क्या होना बेटा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद अगर रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी है तो आप उसको वहां पर डालोगे और क्रेडिट में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स के रेशियो में ये क्या होने वाला है? डिवाइड हो जाने वाला है। सर जिस तरीके से आपने ये बताया क्या ये चीजें पॉसिबल है? यस बेटा, ये चीजें पॉसिबल है। स्टेप 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं असेट वाला ट्रांसफर। अगर मान लो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है जो असेट साइड में आया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहां पर आया है? जो असेट साइड में आया है उसे हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है। सर कहां पे ट्रांसफर करना है? सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर ये 2 में लिखा है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस भी रेशियो में डिवाइड होने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सर सारे एसेट्स और लायबिलिटी को आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। डिसोल्यूशन के अंदर आपको जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी गई है उसको आपको ट्रांसफर करना है। सर समझ में आ गया? अब यहाँ पर 2 चीजें समझो। एसेट आपको डेबिट में दिया है
तो सर उसका कुछ भी अगर रियलाइजेशन होगा या रियलाइज्ड बोलेगा तो सर वो क्रेडिट में आएगा, और अगर उसका टेकन ओवर बोलेगा तो भी वो क्रेडिट में आएगा। सर अगर रियलाइजेशन बोला तो सर कैश बैंक अकाउंट में मैं डालूंगा, यस बेटा, और अगर टेकन ओवर बोला तो सर पार्टनर्स कैपिटल में डालूंगा। जी बेटा, एकदम सही बात आप कह रहे हो। असेट का रियलाइजेशन क्रेडिट में आएगा, असेट का टेकन ओवर क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में लिखते समय बाय कैश बैंक फॉर रियलाइजेशन, रियलाइज्ड बोले, और अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया तो उस पार्टनर का नाम यहाँ पर आ जाने वाला है। तो यहाँ पर सर आपने दो चीजें सिखाई। क्या सिखाया बेटा? स्टेप नंबर 4, अगर असेट रियलाइज होता है तो क्या करना है? तो माय डियर, असेट रियलाइजेशन का मतलब होता है असेट मैंने जाकर बेचा। सर असेट अगर मैं बेचूंगा तो सर असेट जाएगा पैसा आएगा, असेट जाएगा पैसा आएगा, असेट जाएगा पैसा आएगा। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करो तो सर कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जी बेटा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स, लेकिन आज के बाद वो असेट था ही नहीं क्योंकि हमने उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया है? रियलाइजेशन में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। सर इसी तरीके से अगर असेट टेक ओवर होगा तो कर सकते हैं क्या? यस बेटा, असेट अगर टेकन ओवर भी हो गया तो भी चलेगा। तो स्टेप नंबर 5, मान लो अगर कोई असेट है जिसको हमने क्या किया हुआ है? टेक ओवर किया हुआ है, ठीक है। अब टेकन ओवर किसने किया है सर? टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो जिस भी पार्टनर ने टेक ओवर किया होगा, जिस भी पार्टनर ने उसको क्या किया होगा, उस पार्टनर का नाम वहां पर दिखने वाला है। यस सर। तो कैसा? तो मैंने क्या लिखा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखा सर? रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर का नाम लिखा। इसका मतलब बाय में लिखा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेरे लिए क्या बन जाएगा सर? डेबिट बन जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी तक हमने क्या किया सर? असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर किया। असेट से लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के बाद असेट को रियलाइज किया, असेट को रियलाइज किया। तो रियलाइज करने का मतलब क्या होता है? असेट को बेचा, बेचा तो पैसा आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर असेट पार्टनर ने लेकर के तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आने वाला है, ठीक है। सर जिस तरीके से असेट से लायबिलिटी के बारे में, तो असेट्स के बारे में क्या सेम चीज है? लायबिलिटी में भी आ सकती है। जी बेटा, लायबिलिटी में भी आ सकती है। तो यहां पर आपको दो चीजें याद रखना है। स्टेप 6, अगर लायबिलिटी पेड ऑफ बोला है, क्या बोला बेटा? लायबिलिटी अगर पेड ऑफ बोला है तो क्या करेंगे? तो माय डियर, लायबिलिटी अगर पेड ऑफ बोला है तो क्या करेंगे? तो सर लायबिलिटी पेड ऑफ मतलब क्या? आज लायबिलिटी को मैंने पैसा दिया, लायबिलिटी को मैंने पैसा दिया, तो सर पैसा आएगा कि जाएगा? सर लायबिलिटी को अगर आप पैसा दोगे तो पैसा जाने वाला है। तो सर कैश बैंक डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सर कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है। तो कैश बैंक क्रेडिट। तो सर डेबिट में क्या आएगा? जिसका कोई नहीं उसका रियलाइजेशन है यारो। सर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि बोलता ही नहीं है, तो बेटा अगर बोला है इफ गिवन तो भी पे ऑफ करना है, इफ नॉट गिवन तो भी पे ऑफ करना है। एसेट का मतलब हम लोग को पेड ऑफ बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। बोला तो भी करना पड़ेगा, नहीं बोला तो भी करना पड़ता है, ठीक है। सर इसके अलावा क्या आ सकता है? सर इसके अलावा आ सकता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अगर वो आपने पेड किया, पेड किया, पैसा दिया कि लिया? सर दिया। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर आपने पेड किया है तो सर पैसा आएगा कि जाएगा? तो सर पैसा जाने वाला है। तो एंट्री क्या पास करोगे सर? सेम एंट्री आ सकती है सर। क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। सर इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आता क्योंकि इसके बाद तो टैली करना है। हमें दिक्कत आती है जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, व्हेन वन पार्टनर बिकमिंग इंसॉल्वेंट। सर हमें दिक्कत आती है जब एक की जगह पर दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है सर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। अब हमें यहाँ पर माय डियर, अगर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है, जरा ध्यान से समझिए,
जब हम टैली कर रहे हैं, ये प्रोसीजर आपको कब फॉलो करना है, जब हम टैली करने की कगार पर होते हैं तब। टैली करते समय जो पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो गया है, जो पार्टनर आपका क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, सबसे पहले उसका आप क्या निकालो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। जो पार्टनर आपका क्या बन गया है, इंसॉल्वेंट, सबसे पहले उस पार्टनर का क्या करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। अब बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको रिमेनिंग पार्टनर, क्या लिखना है, रिमेनिंग पार्टनर के रेशियो में डिवाइड कर दो, रिमेनिंग पार्टनर के रेशियो में डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत है क्या, समझा? आपको क्या करना है, उसकी बैलेंसिंग फिगर को रिमेनिंग पार्टनर के रेशियो में डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर उसको पैसा देना भी पड़ सकता है, उससे पैसा लेना भी पड़ सकता है। अगर वो पैसा देने की हालत में है, उसका कोई प्राइवेट स्टेट है, इंसॉल्वेंट होने के बाद उससे कोई पैसा रिकवर हो सकता है तो रिकवरी कर सकते हो। रिकवरी के टाइम पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सॉल्वेंट पार्टनर का नाम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो रिमेनिंग। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन सर जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी दो पार्टनर अपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं, तो दोनों पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो रिमेनिंग पार्टनर को जाएगा। सर जी हाँ, यही चीज तो सर आपने ऊपर बोली, बट बेटा यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर कौन है सर, देर इज ओनली वन पार्टनर, देर इज ओनली वन पार्टनर रिमेनिंग, तो उसी को पूरा पैसा जाने वाला है। क्या बोला मैंने, जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो हमारे पास सिर्फ एक ही पार्टनर बचता है, उसी पार्टनर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा पैसा ट्रांसफर करने वाले है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, पूरा का पूरा पैसा उसको ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन बात यहां पर कब बिगड़ती है, जब हमें ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सामना करना पड़ता है, तब हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देती है। तब क्या करना होता है बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के टाइम पर स्टेप क्या फॉलो करोगे, सबसे पहला स्टेप ट्रांसफर ऑल असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, पहला स्टेप ये लिखोगे। दूसरा, ट्रांसफर ऑल पार्टनर्स लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट होगा डेबिट होगा वो आपको वहां पर डालना है, ठीक है। तीसरा, ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी का आपको क्या करना है, लेजर प्रिपेयर करना है, और उसके बैलेंसेस को आपको क्रेडिट साइड में डालना है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर अकाउंट, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में जाएगा, बिल्स पेबल के क्रेडिट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, ऑल लायबिलिटी। उसके अलावा आपको एक और अकाउंट बनाना होता है, डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट। एंड एज यू कैश बैंक आपको बनाना ही पड़ता है। तो करना क्या, जब आप क्या करोगे, असेट्स आपने रियलाइजेशन में डाल दिया, पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटी अपने पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया, सेंट्रीगेटर क्रेडिटर के क्रेडिट में, बिल्स पेबल के क्रेडिट में, यानी असेट्स एंड लायबिलिटी क्या कर दिया आपने, ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या बोला बेटा, ट्रांसफर करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, ट्रांसफर वगैरह सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, तो माय डियर ट्रांसफर करने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आपका कोई असेट रियलाइज हुआ है, क्या आपका कोई असेट रियलाइज हुआ है, क्या हुआ है, तो वो एडजस्टमेंट को आप पहले कर दो, ठीक है। दूसरा, आपको रियलाइज करने के बाद यानी जितने भी उसके बाद देखना है कि क्या आपने किसी तरीके का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किया है। सर अगर किया है तो उसको आपको पे करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके अलावा अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ करने के बाद अब आपको यहां पर क्या करना है, अब आपको यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को रियलाइजेशन अकाउंट को करना है टैली। इस टैली को करने के बाद या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो आपको लॉस मिलेगा। अब ये प्रॉफिट और लॉस जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद ठीक है, आपको यहां पर मिलेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट मिलेगा सर, डेफिशिएंसी अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या, और डेफिशिएंसी में वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका। दूसरा स्टेप,
अब आपको क्या करना है, कैश बैंक को टैली करना है। क्या टैली करना है बेटा, कैश बैंक को टैली करना है। अब कैश बैंक को टैली करने के बाद आपको वहां पर मिलेगा एक बैलेंसिंग फिगर। क्या मिलेगा सर, बैलेंसिंग फिगर। अब ये बैलेंसिंग फिगर किसको ट्रांसफर करोगे सर, आपके जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी, अगर आपकी एक लायबिलिटी से ज्यादा है तो उनका आप क्या निकालोगे सर, रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, रेशियो निकालेंगे। और आपको वो अमाउंट को, उस बैलेंसिंग फिगर को उस रेशियो में डिवाइड करना है और क्रेडिटर और बिल्स पेबल जैसे बंदों को बांट देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब जब हम क्रेडिटर को उतना पैसा पेड कर रहे हैं, जब हम आउटसाइडर्स को उतना पैसा पे कर रहे हैं, तो उनका भी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। यस सर, उनका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। और डेफिशिएंसी यहां से और यहां से जो आपको मिला है, एंड बोथ द डेफिशिएंसी अकाउंट आपका यहां पर क्या हो जाएगा, टैली होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने समझाया जरा उसको नजाकत के साथ समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद देगा। और आपको यहाँ पर मैंने जो स्टेप बताने की कोशिश की है वो स्टेप को यहाँ पर आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए, तो आपको वहां पर दिक्कतें नहीं आने वाली है, इसकी गारंटी मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जैसे शुभांगी, मनीषा एंड शीतल। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या दिया है, दोनों का अमाउंट दिया है। ठीक है, श्वेता शीतल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तीनों का पार्टनर क्या है, इक्वल रेशियो है। अब हमें यहाँ पर क्या क्या ट्रांसफर करना है, जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीजें डिस्कस की है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर सम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट का लाइन, तो शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, यानी आपको 50 पैसे ही 1 रुपए में मिल सकते हैं। तो माय डियर सबसे पहले समझ लो, कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, रिजर्व फंड कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिटर बिल्स पेबल लायबिलिटी में, मशीनरी असेट स्टॉक असेट, डेटर असेट आरडीडी आपका कहाँ पर जाएगा, लायबिलिटी में, बिल रिसीवेबल असेट कैश एट बैंक आपका बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और शीतल कैपिटल कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। सर जितनी लायबिलिटीज है आपने कहा था वो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, सही बात है। ये भी आपका रियलाइजेशन क्रेडिट में, ये भी रियलाइजेशन डेबिट में, दिस इज ऑल्सो रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, ये लायबिलिटी बोल रहा हूँ मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में, ये भी रियलाइजेशन डेबिट में आएगा। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं। अब द असेट रियलाइज एज फॉलो, रियलाइज बोला है सर, सर रियलाइजेशन आपने बताया था, असेट अगर डेबिट में लिखते हैं तो उसका रियलाइजेशन कहाँ पे आएगा, क्रेडिट। तो आप क्रेडिट में लिखोगे बाय कैश बैंक अकाउंट। सर कैश बैंक लिखेंगे या सिर्फ बैंक लिखेंगे माय डियर? तो सर हमको क्वेश्चन में क्या दिया है जरा उसको उसके तरफ देखिए, हमको यहाँ पर बैंक बोला है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा सर, तीनों को टोटल करने का। उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा सर, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं सर। क्रेडिटर वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल। बिल्स पेबल कहाँ था सर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपका क्रेडिटर भी आ रहा है। तो इसको आपको कहाँ लिखना है, तो सर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आप जाओगे, वहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बट जब अमाउंट की बात करोगे तो क्रेडिटर के अमाउंट में से 2% आप माइनस करके लिखना, मतलब 37,500 का 2% निकालना, उसका जो अमाउंट आएगा माइनस करके आप लिखना, और बिल्स पेबल आपको पूरा का पूरा वहां पर शोकेस करना पड़ेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपका कहाँ आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आपको आएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। फिर शीतल और डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, यानी उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया और उससे सिर्फ 50 पैसा ही रिकवर किया जा सकता है। तो अगर हम सम की तरफ बढ़ते हैं तो ऑल दी असेट ट्रांसफर टू द डेबिट साइड, यस सर, ऑल दी लायबिलिटी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड। उसके बाद ये आपका असेट रियलाइजेशन का एंट्री है और ये आपका लायबिलिटी पेड ऑफ का एंट्री है। लायबिलिटी यहाँ पर पेड ऑफ करते समय हमने 2% डिस्काउंट माइनस करके लिखा है, ठीक है, और बिल्स पेबल का अमाउंट एज इट इज 12,500 लिखा हुआ है। उसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पार्टनर रिलेटेड जो लायबिलिटी थी जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन और जनरल रिजर्व, उसको तो आपको शोकेस करना ही है, यस सर। बट शीतल का अमाउंट कहाँ दिया था सर, असेट में। तो शीतल का अमाउंट अगर असेट में था तो उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डालना है।
यहाँ से जो भी लॉस होगा उसको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। यस सर। अब यहाँ पर क्या बोला जरा ध्यान देते हैं। जो हमारी शीतल थी उसका उसका क्या बोलता है कि शीतल का जो भी बैलेंसिंग फिगर है, जरा मान लेते हैं, ठीक है, इतनी आइटम्स के ऊपर हम लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर देखो 27, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है ना उसको पहले करने का बेटा। तो 12,515, तो 27,500 में से अगर 7,500, तो उसका बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? तो सर उसका बैलेंसिंग फिगर आता है 20,000 रुपया। उसने क्या बोला कि 50 पैसे इन रुपी, 50 पैसे इन रुपी आपका रिकवर होगा। तो 20,000 का 50 पैसे मतलब 10,000 रुपए, यानी 50% हुआ। ये आपको बैंक के थ्रू रिकवर हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर किया कि बाय बैंक अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट के डेबिट में भी शीतल का नाम आएगा 2। अब बैलेंस क्या बचा सर? तो सर बैलेंस बचा 10,000 रुपए। तो सर ये 10,000 रुपए किसको बटेगा? सर माय डियर, दो पार्टनर अपने बचे हुए हैं, एक का नाम है शुभांगी, दूसरे का नाम है मनीषा। तो शुभांगी और मनीषा को इक्वल बढ़ जाएगा, यानी 5,000 5,000, उसी को यहाँ पर इंडिकेट करके दिया गया है। सर ये क्रेडिट में है तो यहाँ पर डेबिट में भी नाम आएगा, मतलब शीतल के क्रेडिट में मनीषा शुभांगी का नाम है तो मनीषा शुभांगी के डेबिट में शीतल का नाम आएगा। क्लियर? उसके बाद ये दोनों को टोटल करो, आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो बैंक, और बाद में उसको डाल के आपको क्या करना है? टैली करना है। यहाँ पर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट की बात की थी अभी तक हमने, ठीक है, वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी की बात अभी तक की थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टू पार्टनर इंसॉल्वेंट की। तो आप सम अच्छी तरीके से देख लेना। डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट टू बी मेट बाय अदर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो पार्टनर की डेफिशिएंसी है वो बाकी के दो पार्टनर्स डिवाइड करने वाले हैं। तो नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, नरेंद्र बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, और महेंद्र कुड बीइंग 10,000 ओनली, यानी दोनों के दोनों पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो नरेंद्र इज रेडी टू गिव, नरेंद्र इज रेडी टू गिव, ठीक है, महेंद्र इज रेडी टू गिव 10,000, नरेंद्र कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बाकी के दोनों पार्टनर में डिवाइड होगा। लेकिन नरेंद्र का बैलेंसिंग फिगर देवेंद्र और महेंद्र को मिलेगा, लेकिन महेंद्र का बैलेंसिंग फिगर सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र को मिलेगा। क्या कहा सर? नरेंद्र अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है, नरेंद्र अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो महेंद्र और देवेंद्र दोनों को उसका हिस्सा मिलेगा। उसके बाद महेंद्र के इंसॉल्वेंट होने के बाद बचा तो सिर्फ देवेंद्र, तो उसका जो भी इंसॉल्वेंसी का अमाउंट बैलेंसिंग बचेगा वो सिर्फ देवेंद्र को जाने वाला है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एंड बाद में जो बच गया उसका बैलेंसिंग फिगर है वो उस हिसाब से एडजस्ट करके हमें आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिटेल में करवाई हुई है, आपको सिर्फ जाकर क्या करना है? प्लेलिस्ट चेक करना है और उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट की। मैंने आपको क्या बताया? आपको सारे असेट्स को ट्रांसफर कर लेना है और असेट्स का रियलाइजेशन क्रेडिट में आ जाएगा। ये तो दिक्कत है। लेकिन उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज है, तो सर लाइबिलिटीज में हमको यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अकाउंट दिख रहा है? क्रेडिटर। उसके अलावा बैंक लोन। तो सर क्रेडिटर और बैंक लोन का अमाउंट कितना है जरा देख लेते हैं। तो माय डियर, क्रेडिटर और बैंक लोन का अमाउंट कितना जरा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके क्रेडिटर का अमाउंट कितना? 240 और ये 1 लाख, तो 2,40,000 विद द चार्ज ऑन दी स्टॉक, स्टॉक के चार्ज के साथ। तो आपका स्टॉक कितना है सर? 1,20,000 का स्टॉक है। ठीक है, तो यहां पर जब हम बैंक लोन लिखने की तैयारी करेंगे ठीक है, तो जहां पर हम बैंक लोन लिखेंगे वहां पर हमारा स्टॉक जितने का रियलाइजेबल वैल्यू होगा, स्टॉक की रियलाइजेबल वैल्यू उसके साथ एडजस्ट होने वाली है। यानी अगर जो स्टॉक है वो स्टॉक की रियलाइजेबल वैल्यू रियलाइजेशन के क्रेडिट में आती है, बट अब यहाँ पे स्टॉक क्या हो गया? रियलाइज्ड हो गया। रियलाइज तो हम लोग बाय बैंक लिखते थे, अब बैंक को यहाँ पर बैंक लोन के साथ क्या करना है? एडजस्ट करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब वही अमाउंट को बैंक लोन के साथ एडजस्ट कर देंगे तो हमारा अमाउंट वहां पर रियलाइज हो जाने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रेडिटर को देखो, क्रेडिटर अकेला बचा, तो क्रेडिटर का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा, बैलेंसिंग मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले क्या करना है आपको? सर सबसे पहले हमको क्या करना है? आपको जो कैपिटल अकाउंट दिया है उसको टैली करने से पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट टैली करना है।
उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैपिटल में जाएगा। अब कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, आपकी जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटी है, उस आउटसाइडर लायबिलिटी में जितना भी कैश बचा हुआ है, ठीक है, तो आउटसाइडर लायबिलिटी कैसे सेटल होगी? जो आपका कैश बैंक होगा ना, वो कैश बैंक के अमाउंट को आउटसाइडर लायबिलिटी में ट्रांसफर करो। उस आउटसाइडर लायबिलिटी का अमाउंट, इसका मतलब पेड कर दिया गया, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो आपको डेफिशिएंसी में। इस सम की अच्छी खास बात यह है कि यहां पर हमको सिर्फ एक ही आउटसाइडर लायबिलिटी बोला है। जो सेकेंड आउटसाइडर लायबिलिटी है वो स्टॉक के साथ एडजस्ट हो जा रही है। जो सेकेंड आउटसाइडर लायबिलिटी है वो स्टॉक के साथ एडजस्ट हो जा रही है, ठीक है। कितना भी टफ सम आएगा ना बेटा, कितना भी टफ सम आएगा तो आपको कुछ चीजें बेसिक याद रखनी है। कितना भी टफ सम आएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या? कुछ नहीं बेटा, सिंपल, ट्रांसफर ऑल असेट्स लायबिलिटी, ठीक है, टू द रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जितने भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। रिजर्व फंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट में दिया है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट में जाएगा, ठीक है। पहले आपको सबसे पहले क्या करना है? ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के बाद आपका रियलाइजेशन के क्रेडिट में, अगर आपने असेट को रियलाइज किया है, असेट को क्या किया है? रियलाइज, तो वो क्रेडिट में आएगा, जिसको हम लोग बैंक अकाउंट कहते हैं। अगर आपका कोई असेट है जिसको टेक ओवर किया गया है तो वहां पर आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा अगर आपने लायबिलिटी को पे ऑफ किया है, पे ऑफ, तो आपको डेबिट में लिखना है बैंक। डेबिट में क्या लिखना है? बैंक। और अगर आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ किया है तो डेबिट में आपको क्या लिखना है? बैंक। इतनी चीजें तो आप बाकायदा करो विथ सेकेंड ट्रीटमेंट। कितना भी टफ सम आएगा उस 10 में से आपको 6 से 7 मार्क तो मिल जाने वाले हैं, सिर्फ इतनी सी एडजस्टमेंट करने पर। उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपका उतना मार्क्स बढ़ने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको कवर करने के बाद वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आपको जो भी डिफिकल्टी आएगी आप वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो वहां पर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके जरूरत का सब कुछ वहां पर अवेलेबल करा के दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।